हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको पता ही है कि दिस प्लेलिस्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, सभी क्लासेस में हम हर एक लेसन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमने इससे पहले की जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने लेसन नंबर फर्स्ट के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सभी को हमने कवर कर लिया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास को देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बट अगर आपने मिस कर दिया, नहीं देखा है, तो इसी प्लेलिस्ट में जो क्लास नंबर 1 है उसको आप ज़रूर से देखना, क्योंकि उसके थ्रू आपको लेसन नंबर फर्स्ट के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ में आज की इस क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लासेस के एंड तक बने रहना। क्लासेस के एंड में जाके आप खुद ही देखोगे कि चैप्टर नंबर 2 के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, और इसी के बेस्ड पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हो अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जैसे कि अगर आपने पहले वाली प्लेलिस्ट देखा होगा जिसमें मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सभी थ्योरी को समझाया था, जिसमें मैंने हर एक लेसन को समझाया था, बट उसमें मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करवाया था। तो इसी प्लेलिस्ट में हम इसी लेसन के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप थ्योरी को तो वहाँ से देख लेना उस सेकंड वाली प्लेलिस्ट से, और अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझना है तो आप इस प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हो अपने लेसन को। सो इस लेसन में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सभी रिडम्पशन के बेस्ड पर है, क्योंकि हमारा जो ये लेसन है ये इसी के आधारित है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जैसे कि आपको पता ही है कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। अगर आपने थ्योरी वाले क्लासेस को देखा होगा तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ। रिडीम का मतलब होता है रीपे। रीपे का मतलब क्या है कि आप अपने ही शेयर के लिए वापस से पेमेंट को कर रहे हो, जिसके थ्रू आप अपने ही शेयर को वापस ले रहे हो। किन से ले रहे हो? जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मीन्स द रीपेमेंट और रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब कि आप अपने ही कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर के जो भी उनका शेयर का अमाउंट है उसको अगर आप रीपेमेंट कर देते हो, उनको मतलब कि वापस से पेमेंट कर देते हो और अपने शेयर को वापस ले लेते हो या अपने शेयर को ख़त्म कर लेते हो रीपेमेंट के थ्रू, यही कहलाता है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ से स्टार्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन को आप डिस्कस करेंगे हम, तो वहाँ पर क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से यहाँ पे एंट्री की गई है, कौन से एंट्री को किस टाइम पे करेंगे। तो सारे एंट्री आपको पता होने चाहिए, और इन सारे एंट्री को याद करने का एक सिंपल तरीका होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप सोच के चलो कि कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा काम करेंगी, देन उसके बाद में कौन सा काम करेंगे। तो ये जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, चाहे आप इसको समझ के याद करो, चाहे आप इसको सिंपली लर्न करो, बट आपको ये लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेस्ड पे ही आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्योंकि यही हमारा जो पूरा एंट्री रहता है इसी के बेस्ड पे रहता है, यही लिखा जाता है। बस वो अमाउंट जो है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बाकी जो लिखने का तरीका होता है एंट्री को वो इसी बेस पे रहता है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को। तो वो जितने भी एंट्री मैंने आपको दिखाया है उनको आप ज़रूर से लर्न कर लेना, क्योंकि अगर आप उन सारे एंट्री को अच्छे तरीके से समझ लेते हो देन यू ईजिली सॉल्व एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आप ज़रूर से उसको कर लेना। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की हिंदी बता देती हूँ, मतलब कि पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, तभी हम 1 बाय 1 सारे जो एंट्री है ये मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है। तरुण नाम से कोई एक लिमिटेड कंपनी है। तरुण लिमिटेड के पास में शेयर कैपिटल है 4000, मतलब कि 4000 के उनके पास में प्रेफरेंस शेयर है, और जितने भी पर शेयर है वो 10 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब कि जितने भी शेयर है पर शेयर का जो रुपये है वो 10 रुपीज़ है, और कंपनी के पास में शेयर कैपिटल है 4000। तो 4000 शेयर है और पर शेयर है 10 रुपीज़। तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? इस 4000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट।
तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में बेसिक सा डिटेल कि कंपनी ने बताया कि उनके पास में 4000 का प्रेफरेंस शेयर है और पर शेयर है 10 रुपीज़ के हिसाब से। अब कंपनी क्या करना चाहती है, इनका रिडम्पशन करना चाहती है। कंपनी चाहते हैं कि हम अपने शेयर होल्डर को पेमेंट कर दें और अपना जो शेयर है उसको वहीं पे हम ख़त्म कर लें। तो यहाँ पे देखो उसके साथ में और जो एक्स्ट्रा फर्दर डिटेल है वो क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वॉज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ ए फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कंपनी जब अपने ही शेयर का रिडम्पशन करना चाहती है तो कंपनी उस कंडीशन में क्या करते हैं, या तो अपने पुराने वाले शेयर का पेमेंट करने के लिए एक नया शेयर को इशू करते हैं, एक नए शेयर को इशू करके और पुराने वाले का पेमेंट करते हैं। ये तो एक तरीका होता है। सेकंड तरीका ये होता है कि कंपनी अपने पास में रिजर्व बना के रख लेते हैं। कंपनी अमाउंट को पहले से ही, जैसे हम 1-1 रुपये को इकट्ठा करते हैं, सेम वैसे ही जो कंपनी है वो एक मतलब कुछ अमाउंट में जो मनी है उसको कलेक्ट करके रखते हैं, जिसको हम रिजर्व कहते हैं। और उस रिजर्व के थ्रू कंपनी जो है अपने शेयर का या अपने डिवेंचर का पेमेंट करते हैं। तो ये दो तरीका होता है कंपनी के पास में। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रहते हैं, लाइक लोन ले लेंगे, बट ये भी एक तरीका ही है, लेकिन मेनली तो यही होता है, या तो शेयर को ही वो इशू करेंगे या तो अपना रिजर्व यूज़ करेंगे, कहीं से लोन लेंगे या अपने एसेट्स को बेच देंगे। मतलब किसी न किसी तरीके से कंपनी क्या करते हैं, अपने शेयर का रिडम्पशन करते हैं। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कंपनी कौन से तरीकों यूज़ में लाते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन ने कहा है हमें कि वो क्या कर रहे हैं, फ्रेश इक्विटी शेयर को इशू कर रहे हैं। तो 10 रुपये के हिसाब से ही वो उसको इशू करेंगे। साथ में ही एक इंफॉर्मेशन और है कि जनरल रिज़र्व जो है ये कंपनी के पास में 95,000 के उनके पास में जनरल रिज़र्व है, मतलब कि 95,000 के उनके पास में रिज़र्व है। ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। अब इसके बेस्ड पे हमें सारे एंट्री को कंप्लीट करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे पहले क्या होगा, कंपनी के पास में जो शेयर है, जो कंपनी के पास में यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में, क्योंकि हम उनको पेमेंट करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पे देखो 40,000 आ जाएगा। 40,000 कैसे आया, इस 4,000 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। ये आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपनी ने खुद ही बोला था कि कंपनी उनका पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट कैसे करेंगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल को वो पेमेंट करेंगे अपने बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा और सेम यहाँ पे 40,000 को दिखा देंगे। इसी के साथ में और जब लास्ट में जाके क्या करेंगे, कंपनी जो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। अब देखो डेबिट वो होता है जिसके पास में पेमेंट रिसीव हो रहा है, और क्रेडिट करने वाले कौन है, हम है। मान लो आप कंपनी की तरफ से बात कर रहे हो ना, तो मान लो कंपनी की तरफ से हम है, तो हम पेमेंट करेंगे या तो बैंक के थ्रू करेंगे या तो कैश के थ्रू करेंगे। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन में यहाँ पे बैंक के थ्रू किया गया है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो ये व्यक्ति है, ये पर्सन है जिसको हमने उसके शेयर के लिए पैसे को वापस कर दिया, रुपये को वापस कर दिया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे 40,000 से हमने इसका पेमेंट कर दिया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी एक्स्ट्रा इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाला नहीं था, सिंपल सा था। मैं जल्दी से आपको रिवीजन करवा देती हूँ कि कंपनी ने कहा है कि 4,000 के उनके पास में शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था और कंपनी को इनका पेमेंट करना था। इसके लिए कंपनी ने नए शेयर को इशू कर लिया, साथ में उनके पास में जनरल रिजर्व भी था। लेकिन देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि जनरल रिजर्व का यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। यूज़ इसलिए नहीं हुआ, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यूज़ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अपने पास में फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कर लिया था। जब उन्होंने अपने पेमेंट के लिए फ्रेश इशू को जब इशू ही कर लिया, तो वो अपने रिज़र्व को क्यों यूज़ करेंगे। रिज़र्व को तो तब यूज़ किया जाता है ना जब कंपनी के पास में ना तो कोई फ्रेश इशू शेयर है, ना तो कंपनी कहीं से लोन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो अपने रिज़र्व का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर कंपनी ने अपने मतलब कि पुराने शेयर को पेमेंट करने के लिए एक नए शेयर को इशू किया है, दैट्स वाई यहाँ पे जनरल रिजर्व का यूज़ नहीं किया गया। तो पूरा क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर करवा दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, बस 3 एंट्री में हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया।
इसी के साथ में आप सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल प्रोवाइड है और किस तरीके से सारी चीज़ों को बताया गया है। सबसे पहले कंपनी ने बताया कि कंपनी ने डिसाइड किया है अपने 20,000 प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का, और उनका जो पर शेयर है वो 100 रुपीज़ का ईच है, मतलब कि पर शेयर जो है उनका वो 100 रुपये का है। इसी के साथ में कंपनी के पास में जनरल रिजर्व है 12,50,000 का, जो कि उन्होंने अपने इसी पर्पस के लिए बनाया था। देखो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था आपको कि कंपनी क्या करती है, पहले से ही सोच के चलती है कि हम अपने शेयर को किस तरीके से रिडीम करेंगे, या तो अपने जनरल रिजर्व को क्रिएट करेंगे, या तो नए शेयर को इशू करेंगे, या तो कहीं से लोन लेंगे, या तो डिबेंचर्स को लेंगे। ये पूरा कंपनी अपने पहले से ही सेटअप करके चलती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी ने बोल रखा है कि उन्होंने जनरल रिजर्व बनाया है 12,50,000 का, जो कि उन्होंने इसी पर्पस के लिए बनाया था। किस पर्पस के लिए? रिडीम करने के लिए ही। फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब कि कंपनी का ये जो पर्पस था रिडम्पशन का, इसमें 75,000 मतलब कि 75,000 जो इक्विटी शेयर है, जो कि पर शेयर है 10 रुपीज़, ये कंपनी ने ऑफर किए थे पब्लिक को प्रीमियम पे, मतलब कितने पे? 5 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम पे किया था। और कंपनी ने जो नए इशू किए थे ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गए थे, मतलब कि कंपनी ने जब इशू किया था तो उनके पास में फुल्ली रिसीव भी हो गया था, मतलब पूरा अमाउंट मिल गया था, कहीं पे भी कोई भी एरियर नहीं था यहाँ पे। इसी के साथ में प्रेफरेंस शेयर व रिडीम, मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया गया। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, बस इतना इन्फॉर्मेशन था। इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने शेयर से रुपए को वापस लेंगे, मतलब कि जो भी हमने इकट्ठा करके रखा था अपने शेयर को पेमेंट करने के लिए दूसरे शेयर से, उसको पहले हम रिसीव करेंगे, मतलब कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹15 ईच रिसीव। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि ये 15 रुपीज़ कैसे आया, ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सारे पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे इस लाइन को देखो, मैं दोबारा से रिपीट करके बताती हूँ कि कंपनी ने क्या किया था, अपने रिडम्पशन के पर्पस के लिए कंपनी ने ऐसा सोच के चले थे कि 75,000 जो इक्विटी शेयर है, जो कि पर शेयर जो है 10 रुपीज़ है, वो कंपनी ने ऑफ़र किए थे पब्लिक को, ताकि वहाँ से हमारे पास में नए शेयर से अमाउंट मिल जाए। देखो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, कंपनी ने यहाँ पे देखो 20,000 के प्रेफरेंस शेयर थे, जो कि पर शेयर थे 100 रुपीज़। तो यहाँ पे कंपनी को इतना पेमेंट करना था। अब इतना पेमेंट करने के लिए अमाउंट दो तरीके से मिल सकता है ना, कंपनी ने दोनों तरह से चले। कंपनी ने क्या किया, यहाँ से रिजर्व बना लिया 1250 का, और 75 के लिए कंपनी ने पब्लिक को दोबारा से इशू कर दिए, शेयर जो है वो इशू कर दिए। तो यहाँ पे कंपनी ने जो नए शेयर को इशू किए वो 10 रुपीज़ के हिसाब से किया, लेकिन साथ में प्रीमियम भी है। तो प्रीमियम को आप ऐड करके ही तो चलोगे, क्योंकि अगर कंपनी प्रीमियम भी अपने शेयर को इशू करते हैं तो उस कंडीशन में प्रीमियम वाला अमाउंट को भी रिसीव करते हैं, क्योंकि प्रीमियम तो वही है ना, जब कंपनी अपने ही शेयर को उनके एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा पे उसको इशू करे। 10 रुपये का शेयर है, उसको 15 मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा करके बेच रहे, इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 15 रुपीज़ आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे 15 रुपीज़ है। तो देखो कंपनी ने क्या किया, जो भी अपने जो 75,000 मतलब कि 75,000 के लिए जो शेयर को इशू किया, वहाँ से अमाउंट को भी तो रिसीव करेंगे ना। और साथ ही यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया कि सभी अमाउंट को फुल्ली मतलब सब्सक्राइब है और पूरा जो मनी है वो रिसीव हो चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,1125 मतलब कि 11,25,000 अमाउंट आ जाएगा। 75 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन मनी का रिसीव करने का। अगर आपको एप्लीकेशन मनी ड्यू का, रिसीव का, मतलब इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पहले लेसन नंबर फर्स्ट को देखना, क्योंकि उस लेसन में हमने सिर्फ और सिर्फ शेयर के इशू से ही संबंधित सारे चीज़ों को हमने वहाँ पे क्लियर किया था। तो वहाँ से आप देख लेना, यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि उन्होंने एप्लीकेशन मनी को ड्यू कर दिया और यहाँ से उन्होंने रिसीव कर लिया। अब रिसीव के टाइम पे देखो क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखो ये जो अमाउंट है 11,25,000 ये तो यहाँ पे टोटल में आ जाएंगे।
75,000 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7,50,000 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे दिखाएंगे। और 5 रुपये का प्रीमियम था, तो अगर आप 75,000 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 3,75,000। तो ये दो एंट्री आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप पूरा वर्क चलेगा। कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर को इशू भी कर लिया, यहाँ से रिसीव भी कर लिया, मतलब कि उनका ड्यू और रिसीव दोनों हो चुका। अब कंपनी क्या करेंगे, अपने अमाउंट को मतलब कि आप ट्रांसफ़र करेंगे ना, अब हमें रिडम्पशन करना है, तो बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर इट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हम अमाउंट को, मतलब जो भी हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख। अब ये 20 लाख कैसे आया ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो 20,000 के तो हमारे पास में शेयर थे और पर शेयर था 100। पर शेयर का मतलब क्या है कि एक एक शेयर है 100 रुपये का। अगर 20,000 शेयर है और हर एक शेयर है हमारे पास में 100 रुपये का, तो आप 20,000 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख। तो इस तरीके से पूरा एंट्री हो गया। ये हमारा ड्यू करने का हो गया, मतलब कि अपने शेयर होल्डर के अकाउंट में हम ड्यू कर रहे हैं और यहाँ से हम उनका पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट करने का आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर 20 लाख आ जाएगा। उसके बाद में हमने जो रिज़र्व बनाया था उसको भी तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को करना ही पड़ता है साथ साथ। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे हम 1250 को यहाँ पे शो कर देंगे। अब ये 1250 कैसे आया ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व इन्होंने बताया था कि 12,50,000 के है, तो यहाँ पे लास्ट में जाके जनरल रिजर्व को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दे, जिसको हम CRR भी बोल देते हैं शॉर्टकट में। तो ये पूरा था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि देखो मैं अपने अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाती हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बट हो जाता है कई बार कि आपको कोई और भी कन्फ्यूज़न हो जाए, तो आपको अगर बीच में क्लासेस के बीच में किसी भी अमाउंट को लेके, किसी भी एंट्री को लेके अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो जाता है या आप कन्फ्यूज़ नहीं भी हो बट फिर भी आप कोई दूसरा चीज़ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर से बताना, ताकि मैं आपको क्लियरली वहाँ पे भी बता सकूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आयान लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जिनके पास में 50,000 के इक्विटी शेयर है और पर शेयर है उनका 10 रुपीज़ का। एंड जो 3,000 जो प्रेफरेंस शेयर है जो कि 10 रुपीज़ के हिसाब से 10% दे रखा है यहाँ पे, जो कि हमारे 100 रुपीज़ है ईच, मतलब कि जो 3,000 शेयर है वो पर शेयर है 100 रुपये का, बट यहाँ पे पेड है 90 रुपीज़। अब इस ये दोनों जो डिफरेंस है ये किस तरीके से वर्क करेगा एंट्री में, या मैं आपको एंट्री के टाइम पे बताऊँगी। बट यहाँ तक आप ये समझ के चलो कि आयान लिमिटेड के पास में 50,000 के इक्विटी शेयर है जो कि पर शेयर है 10 रुपीज़, और 3,000 के प्रेफरेंस शेयर है जो कि 100 रुपीज़ है पर ईच, लेकिन वहाँ पे 90 रुपीज़ को पेड किया गया है। इसी के साथ में डेट दे रखा है 31 तारीख 3 और 2014 के हिसाब से, मतलब कि 31 मार्च 2014 में जो प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा होता है, जैसे कि कंपनी ने अपने किसी भी ईयर में प्रॉफिट को अर्न तो कर लिया, प्रॉफिट को कमा तो लिया, लेकिन किसी ना किसी मेन पर्पस की वजह से कंपनी क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को उनके जो भी मेंबर रहते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि उनको दे के ना दे के उसको कंपनी खुद के पास में रख लेते ताकि हम आगे जाके इसका यूज़ कर सकें। देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ। मान लो आपके पास में अमाउंट है, आपके पास में 10,000 या 5,000 रुपीज़ है, तो आप क्या चाहते हो कि मैं इसको अभी अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को ना दे के इसको रख लेता हूँ अपने पास में। इन फ्यूचर जाके आपके पास में कोई भी मेन ऑब्जेक्टिव है, आप सोचते हो मैं इसके लिए रख लेता हूँ या अपने किसी एजुकेशन के लिए, अपने किसी क्लासेस के लिए रख लेता हूँ, तो आपने क्या किया, अपने आज के अमाउंट को अपने फ्यूचर के लिए रख लिया। तो सेम कंपनी ही ऐसे करते हैं कि अपने प्रॉफिट को अपने उसी ईयर में डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने इन फ्यूचर के लिए रख लेते, ताकि इन फ्यूचर में जाके अगर हमारे पास में कोई भी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई भी नीड रहेगा, तो उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे कंपनी के पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 50,000 के, कंपनी के पास में जनरल रिजर्व है 1,20,000 के,
इसी के साथ में डायरेक्टर, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने 1500 मतलब कि 1500 जो शेयर है उसको इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को, मतलब कि 10 रुपीज़ के हिसाब से वहाँ पे उन्होंने इशू करने का सोचा है। और साथ में बताया कि जो प्रेफरेंस शेयर है जो 100 रुपीज़ पर ईच है, उसको हम फॉर कैश एंड टू रिडीम द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर एट ₹105, मतलब कि कंपनी सोच रही है कि अपने जो प्रेफरेंस शेयर है ना 100 रुपये, उसको 5 रुपये बढ़ा के, मतलब कि 105 रुपये के हिसाब से उनको हम पेमेंट करेंगे। इसी के साथ में हमें जनरल एंट्री को कंप्लीट करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन था। एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि पूरा क्वेश्चन था क्या। रिपीट कर देती हूँ कि कंपनी के पास में 50,000 के इक्विटी शेयर थे जो कि पर शेयर थे 10 रुपीज़ के हिसाब से। कंपनी के पास में 3,000 के प्रेफरेंस शेयर था जो कि 100 रुपये का पर शेयर था। इसी के साथ में कंपनी के पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था 50,000 का। जनरल रिजर्व था उनके पास में 1,20,000 के। कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने 1500 प्रेफरेंस शेयर को फिर से इशू करेंगे 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन जो इशू करेंगे वो हम कैश में करेंगे। और जो हमारे आज के टाइम के जो प्रेफरेंस शेयर है उनका हम रिडम्पशन तो करेंगे, लेकिन रिडम्पशन जो करेंगे वो 5 रुपये बढ़ा के करेंगे, मतलब कि 105 रुपये के हिसाब से करेंगे। एज मच रिजर्व एज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ, जो रिजर्व सब है इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसी के बेस पर हमें जनरल एंट्री को करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, मतलब कि कंपनी ने स्टार्टिंग में अब बता दिया ना कि वो 1 मिनट मैं आपको एक बार शो करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो कंपनी ने बोला था कि उनके पास में 3,000 के प्रेफरेंस शेयर थे जो कि 100 रुपये का था, लेकिन 90 रुपये को पेड किया था। मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्काउंट उसको क्लियरली नहीं बताया गया, मतलब कि 100 रुपये का तो था लेकिन कंपनी ने 90 रुपये को पेड किया था। तो यहाँ पे देखो पहले हम तो उसको, जो भी हमारे पास में अमाउंट था प्रेफरेंस शेयर का, उसको पहले हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे ताकि वो फुल्ली पेड अप हो सके। तो यहाँ पे देखो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। 30,000 कैसे आया, अगर आप यहाँ पे 3,000 को, ये स्टार्टिंग में दे रखा ना 3,000, अगर आप इसको 10 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 30,000। तो 30,000 इस तरीके से आया, क्योंकि फाइनल कॉल भी तो हमें लेना है ना, तभी उसका हम फुल्ली पेड अप करेंगे। इसके बाद में बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, मतलब जो अमाउंट है वो हमें शेयर होल्डर से रिसीव हो जाएगा, तो 30,000 आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो हमें पेमेंट करना है तो पहले हम उसको ड्यू करेंगे। देखो पेमेंट करने से पहले ड्यू किया जाता है, देन उसके बाद में उनका पेमेंट किया जाता है। सेम इसी तरीके से जब शेयर को इशू किया जाता है तो पहले जो अमाउंट हमें मिलता है पहले उसको ड्यू किया जाता है और देन उसके बाद में उसको रिसीव किया जाता है। तो यहाँ पे हमें पेमेंट करना है, तो पहले हम पेमेंट की यहाँ पे ड्यू करेंगे, तो हम लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब यहाँ पे देखो प्रीमियम को डेबिट क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया था ना कि जो जितने भी हमारे शेयर थे, प्रेफरेंस शेयर था, उनका रिडम्पशन जो है वो 100 रुपये की जगह पे 105 पे किया जाएगा, मतलब कि 5 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम है, हमने उनको एक्स्ट्रा 5 रुपये करके अमाउंट पे किया है। तो देखो उनका जो फुल अमाउंट बनता है वो कितने का बनता है, 3 लाख का बनता है। अगर आप उसको यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे जो 3,000 है, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 3 लाख। बट यहाँ पे 5 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम भी है, इस वजह से यहाँ पे देखो किस तरीके से दिखाएंगे, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है इसमें तो हम 3 लाख दिखाएंगे और यहाँ पे 15,000 का हम यहाँ पे प्रीमियम दिखाएंगे। अब ये 15,000 कैसे आया, यहाँ पे जो 5 रुपये है, अगर आप 5 रुपये को, मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर है इसको आप 3,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 15,000। तो 15,000 इस तरीके से दिखा देंगे और इन दोनों का टोटल जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में दिखा देंगे। तो इस तरीके से पूरा अमाउंट को हम यहाँ पे शो कर देंगे। और इस अमाउंट को अगर आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला कि 105 रुपये पे रिडम्पशन करेंगे, तो आप सिंपली क्या करो, 105 को आप 3,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ का अमाउंट आ जाएगा।
जो 3000 है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ का अमाउंट आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 15,000 आ जाएगा, उसको आप यहाँ पे दिखा दोगे। तो आपका माइंड जिस भी तरीके से मतलब वर्क करता है, आपको जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूरा समझ आता है, आप कैसे भी लिख सकते हो। ये नहीं कि अमाउंट को फाइंड आउट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, कई तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो प्रेफरेंस शेयर को इशू भी करेंगे। क्यों करेंगे इशू? क्योंकि उनको रिडेम्पशन करने के लिए अमाउंट चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो क्या करेंगे, अपने पुराने शेयर को पेमेंट करने के लिए एक नए शेयर को इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे इशू उन्होंने कितना किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, दिखा के मैं आपको करूँगी ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। यहाँ पे देखो, कंपनी ने बोला था, जो उनके डायरेक्टर है उन्होंने डिसाइड किया था कि 1500 मतलब कि 1500 शेयर को वो इशू करे, जो कि है 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो अगर आप 1500 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1,50,000। तो 1,50,000 को हम यहाँ पे शो कर देंगे। इसके बाद में क्या होगा, जो जनरल रिजर्व है, देखो यहाँ पे हमने उसको प्रीमियम पे किया। अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। अगर कंपनी अपने शेयर का या अपने जो भी उनके पास में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है उनका रिडम्पशन करने के लिए कंपनी कई सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि उसको नए शेयर को इशू कर लेंगे, लोन ले लेंगे, या कहीं से रिज़र्व को यूज़ कर लेंगे, ये तरीका होता है। इसी के साथ में क्या होता है कि कई बार कंपनी क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर को अपनी कंपनी में एक तरीके से आकर्षित करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए या अपनी गुडविल बनाने के लिए पेमेंट के टाइम पे जो शेयर का एक्चुअल अमाउंट होता है, जैसे कि 10 रुपीज़ का है तो उसको 15 के हिसाब से पेमेंट करना, अगर वो 100 रुपये का है तो उसको 105, 110 इस तरीके से पेमेंट किया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट किया जाता है वो हमारे पास में फालतू मनी तो है नहीं, एक्स्ट्रा मनी कहीं से तो आ नहीं रहा फालतू में, तो उसके लिए कंपनी क्या करते हैं, अपने रिजर्व का यूज़ करते हैं, अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का यूज़ करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से वो अमाउंट तो हमें लेके चलना पड़ेगा ना, तभी तो हम उनका पेमेंट करेंगे। तो सेम यहाँ पे देखो, जो 15,000 हमने उनको एक्स्ट्रा पे किया है, कंपनी के ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उनको पे तो करना था 3 लाख बस, लेकिन हमने उनको पेमेंट करेंगे लास्ट में जाके 3,15,000 का। तो ये जो 15,000 जो एक्स्ट्रा मनी है उसको हमें कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, कि मतलब 15,000 को कहीं ना कहीं से तो लेके आना पड़ेगा, देन उसके बाद में ही पेमेंट होगा। तो कंपनी ने क्या किया, अपने 15,000 को अपने जनरल रिजर्व से उन्होंने राइट ऑफ कर लिया। मतलब राइट ऑफ का मतलब है कि वहाँ से उन्होंने एडजस्ट कर लिया। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रीमियम का जो अमाउंट था इसको जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर लिया या एडजस्ट कर लिया, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे 15,000 को हमने शो करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे कंपनी, जो उनके पास में जनरल रिजर्व है या उनको जो एक्स्ट्रा अमाउंट को पे करना पड़ गया, तो यहाँ पे कंपनी को क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। या तो रिजर्व का यूज़ करेंगे या कंपनी अपने लॉस को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, बीइंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, मतलब कि कंपनी के जो आरआर अकाउंट है, मतलब कि रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है, इसको क्रिएट किया गया था ट्रांसफरिंग करने के लिए, ताकि अमाउंट जो है वो जनरल रिजर्व से भी मिल सके और इसके साथ में बता सके कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है उसको शो करने के लिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, मतलब कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। 1,50,000 में से 1,05,000 तो जनरल रिजर्व में चला जाएगा और 45,000 का जो उनको लॉस हुआ है वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डाउट आपको हो रहा होगा कि जो जनरल रिजर्व है यहाँ पे 1,05,000 अमाउंट कैसे आ रहा है, ये अमाउंट भी कैसे है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, जो जनरल रिजर्व है ये 1,20,000 के थे, लेकिन इसी के साथ में जो हमारा अमाउंट था शेयर का वो हमने 15,000 एक्स्ट्रा पे किया। तो ये जो 15,000 जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है ये हमारे जनरल रिजर्व से ही एडजस्ट किया गया है। यहाँ पे देखो 15,000 को, तो अगर आप 1,20,000 में से अगर आप 15,000 को माइनस करोगे, माइनस क्यों करोगे आप, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे 15,000 तो हमारे चले गए ना, क्योंकि इसको तो हमने राइट ऑफ कर दिया अपने, हमारे जो ये 15,000 थे जो कि हमने एक्स्ट्रा पे किया है, तो हमने इस एक्स्ट्रा पेमेंट को अपने जनरल रिजर्व से निकाल लिया एक तरीके से, आप ऐसे समझ सकते हो। तो 1,20,000 में से अगर आप 15,000 को निकाल लोगे, मतलब कि उसको माइनस कर दोगे
तो अमाउंट आ जाएगा आपका 1,05,000। तो इस वजह से 1,05,000 को यहाँ पे दिखाया है, और जो हमारा CRR था वो हमारा 150 का था, तो 150 में से 105,000 को, मतलब कि 1,05,000 को अगर आप माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 45,000। तो इस तरीके से पूरा ये क्लियर हो गया होगा आपको। और लास्ट में जाके हम क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर का पेमेंट कर देंगे, क्योंकि उनको तो भाई फुल पेमेंट चाहिए ना, चाहे आप कैसे भी एडजस्ट करो। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी अपने सारे अमाउंट को कहाँ से अमाउंट को कलेक्ट करके देन उसके बाद में पेमेंट करते हैं, बट जो शेयर होल्डर है उनको तो लास्ट में जाके पूरा ही पेमेंट चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर लास्ट में दिखा दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। तो उनका 3,15,000 का पेमेंट था, तो हमने यहाँ पे जाकर उनका फुल पेमेंट कर दिया, क्योंकि 3 लाख का तो उनका पेमेंट था ही स्टार्टिंग में, लेकिन 50,000 हमने उनको एक्स्ट्रा पेमेंट किया, इस वजह से 3,15,000 यहाँ पे शो करके दिखा दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके साथ में हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। अब एक ऐसी लिमिटेड कंपनी है जिनके पास में ऑथोराइज कैपिटल है 8 लाख के, मतलब कि उनके पास में 8 लाख के ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को क्या होता है, कंपनी की सबसे बड़ी अमाउंट जिसको कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब कि इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, जितने भागों में कंपनी डिवाइडेड करते हैं उन सभी को अगर हम टोटल अमाउंट में देखें तो उसी को हम बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। तो कंपनी के पास में अधिकृत मतलब कि ऑथोराइज कैपिटल है 8 लाख के, जिसको कंपनी ने डिवाइड किया है 10,000 के प्रेफरेंस शेयर, जो कि पर शेयर है 10 रुपीज़। कंपनी ने फिर से 20,000 के फिर से प्रेफरेंस शेयर है एक दूसरे टाइप के, जो कि 10 रुपीज़ पर ईच है, और जो टोटल अमाउंट है वो 20,000 शेयर है। इसके बाद में 50,000 के इक्विटी शेयर है, जो कि 10 रुपीज़ के हिसाब से हैं। अब देखो, अब इतने भागों में डिवाइड किया है, इसका टोटल अमाउंट 8 लाख कैसे आता है मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से उसको किया जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। कंपनी के पास में ऑथोराइज कैपिटल है 8 लाख के, प्रेफरेंस शेयर थे 10,000 के, जो कि 10 था, 10 रुपीज़ पर शेयर था। तो अगर आप 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। अगर आप दूसरे प्रेफरेंस शेयर, देखो ये जो 6% 7% लिखा है, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट की कंपनी कितना इनको पेमेंट करेंगे, जैसे प्रॉफिट के टाइम पे ये उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, वो जब उनका अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है 6% 7%। लेकिन जब आप इनको इशू करोगे, रिसीव करोगे, तो यहाँ पे इसको नहीं देखा जाता है, इस पे ये देखा जाता है कि कंपनी का पर शेयर कितना है, या पर जो मतलब पर का मतलब ये है कि उनका एक एक शेयर कितने अमाउंट का है। इस वजह से यहाँ पे 10 से इनसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 10,000 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। अगर आप 20,000 को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख आ जाएगा। देन उसके बाद में जो इक्विटी शेयर थे 50,000 के, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख आ जाएगा। अब आप तीनों को प्लस कर लो, मतलब कि 5 लाख प्लस में 2 लाख प्लस में आप 1 लाख, तो इन तीनों का टोटल आ जाएगा 8 लाख। तो देखो इस तरीके से ऑथोराइज कैपिटल जो है वो काफ़ी भागों में डिवाइडेड रहते हैं, लेकिन उन सभी का अगर आप टोटल करोगे तो लास्ट में जाके टोटल अमाउंट जो आता है वो ऑथोराइज कैपिटल के इक्वल ही होता है। तो इस तरीके से 8 लाख को कंपनी ने 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था, 6% प्रेफरेंस शेयर में, 7% प्रेफरेंस शेयर में, देन इक्विटी शेयर में। तो तीनों को देखो मैंने आपके सामने करके दिखाया। ये जो नोट्स है ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जैसे ही क्लासेस आप देख लोगे देन उसके बाद में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा तरीका था, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे देखो क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ने 3 पॉइंट दिया, हमें तीनों पॉइंट के समझ के चलना पड़ेगा। कंपनी ने सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट को क्लियर किया है, ये किया है, यहाँ पे देखो डेट दिया गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब एंट्री में डेट को लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी ने बताया है ऑन 1 जनवरी 2015, मतलब कि 1 जनवरी 2015 को कंपनी के पास में जो 2 क्लासेस के प्रेफरेंस शेयर थे, 2 क्लासेस के प्रेफरेंस शेयर कौन से, यहाँ पे देखो एक था 6% के हिसाब से, एक था 7% के हिसाब से, और साथ में जो इक्विटी शेयर थे, तो यहाँ पे दोनों क्लास के प्रेफरेंस शेयर और 15,000 के जो इक्विटी शेयर है कंपनी ने इनको फुल्ली पेड कर लिया, मतलब कि इनका जो अमाउंट था कंपनी ने रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर था 50,000 का, लेकिन कंपनी ने 15,000 इक्विटी शेयर का अमाउंट पे किया है, मतलब सॉरी रिसीव किया, पे नहीं किया, रिसीव किया, इनका जो अमाउंट था वो रिसीव किया है। थोड़ा सा देखो बोलने में वर्ड स्लिप हो जाते हैं, बट आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको गलत बता रही हूँ, मैं साथ साथ आपको क्लियर भी कर देती हूँ। यहाँ पे कंपनी ने रिसीव
रिसीव किया है 15,000 के इक्विटी शेयर को और दोनों प्रेफरेंस शेयर को। ये तो हो गया इतना बात। उसके साथ में ही ऑन दैट डेट मतलब कि उसी दिन को क्या हुआ कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है कंपनी का वो बैलेंस को शो कर रहे हैं, कितना बैलेंस 20,000 को, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें बैलेंस है 32,000 मतलब कि 32,000। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कंपनी ने बताया कि 1 जुलाई को क्या हुआ, कंपनी ने 1 जुलाई 2015 को कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे, मतलब उनका रीपेमेंट करेंगे। तो जो रीपेमेंट करेंगे वो उन्होंने कहा है प्रीमियम पे करेंगे। देखो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे, कितना पे करेंगे, पर ₹1 के हिसाब से, मतलब कि पर शेयर पे ₹1 एक्स्ट्रा देंगे। पर शेयर पे सिर्फ ₹1 एक्स्ट्रा नहीं देंगे, पर शेयर पे ₹1 एक्स्ट्रा देंगे। इस तरीके से कंपनी ने डिसाइड कर लिया। देन उसके बाद में कंपनी ने इशू किए हैं अपने 8,000 के इक्विटी शेयर, मतलब कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के लिए, मतलब कि उनका रिडीम करने के लिए कंपनी ने एक नया शेयर को इशू किया है। और वो जो नए जो शेयर इशू किए गए हैं वो है 8,000 के, जो कि ₹10 पर ईच है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने ₹2 उस पर प्रीमियम लगा रखा है कि ₹2 उनको एक्स्ट्रा इस पर देना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट के टाइम पे फुल पेमेंट उनका रिसीव हो गया था। थर्ड पॉइंट में बताया गया कि कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर, मतलब कि जब शेयर को इशू किया जाता है तो काफ़ी सारे खर्चे आते हैं। काफ़ी सारे खर्चे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि देखो स्टार्टिंग में कंपनी क्या करेंगे, पब्लिक के पास में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हम अपने शेयर को इशू करना चाहते हैं, उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, पूरा पेमेंट रिसीव होगा, बैंक के काम होंगे, काफ़ी सारे ऐसे काम हो जाते हैं। तो इन सारे काम से जो हमारे पास में कॉस्ट होता है, मतलब कि जो हमारी लागत हो जाती है, जो हमारे खर्चे हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे 3,000 के खर्चे बता रहे हैं। अब इतना इन्फॉर्मेशन था हमारे पास में। इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें सारे एंट्रीज़ को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंपनी के पास में जो अमाउंट है रिडम्पशन का, उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहाँ पे देखो डेट भी दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग बताया कि 1 जुलाई 2015 को अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डेट को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट है 1 लाख का, और उन्होंने बोला है ना कि ₹1 पर शेयर उनको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो अगर वो 10,000 के शेयर है, देखो स्टार्टिंग में दे रखा था यहाँ पे 10,000 के अगर शेयर है, और अगर आप पर शेयर पे ₹1 दे रहे हो, तो 10,000 को अगर आप एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 ही आएगा, 10,000 ही आएगा। तो यहाँ पे 10,000 को यहाँ पे शो करके दिखा देंगे और टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,10,000। तो यहाँ पे हमने फुल अमाउंट को दिखा दिया, मतलब कि शेयर होल्डर जो है उनको हमें इतना पेमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ में कंपनी ने क्या कहा था कि कंपनी ने अपने अमाउंट को पे करने के लिए, मतलब इतने अमाउंट को पे करने के लिए कंपनी ने थोड़ा सा, मतलब कि एक मनी का एक हेल्प करने के लिए, मतलब हेल्प मिल जाए, इस वजह से कंपनी ने अपने 8,000 शेयर को फिर से इशू किया था। लेकिन यहाँ पे देखो बताया गया था कि जो 8,000 शेयर इशू किया गया था वो ₹10 का तो था, लेकिन साथ में ₹2 प्रीमियम था। तो अब जो भी शेयर होल्डर्स है, जो हमारे 8,000 के शेयर होल्डर है, उनको यहाँ पे ₹12 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि ₹12 पर शेयर देना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे देखो 8,000 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96,000 आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे 96,000 को दिखाया गया है, मतलब कि ₹8,000 तो था, 8,000 शेयर तो था ही, ₹10 पर शेयर था और ₹2 पर प्रीमियम भी था। तो ₹10 में अगर आप ₹2 को ऐड करोगे तो ₹12 आ जाएगा। ₹12 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96, मतलब 96,000 आ जाएंगे। तो इस तरीके से 96,000 आ चुका है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है इसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में या शेयर कैपिटल में, मतलब कि जो एप्लीकेशन मनी जो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो अमाउंट बचेगा उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखो 8,000 के शेयर थे, 8,000 के शेयर को अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 आ जाएगा। अगर आप 8,000 में जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जो बच जाएगा, मतलब कि 96,000 में से अगर 80,000 हमारे शेयर से मिल रहे तो मतलब कि 16,000 हमें और चाहिए।
तो 16,000 हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम में 16,000, टोटल अमाउंट आ जाएगा 96,000। अब कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस थे जो कि इन्होंने थर्ड पॉइंट में बताया था कि 3,000 का उनका इशू ऑफ शेयर के ऊपर एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस को हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट के टाइम पे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे 3,000 को इस तरीके से दिखा देंगे। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कंपनी, अब उनका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनका अब हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट के टाइम पे क्या दिखाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पेमेंट के टाइम पे तो सिंपली यही किया जाता है, जो भी रिसीवर है मतलब जिनको हमें पेमेंट करना उनका नाम या उनके कंपनी का नाम डेबिट हो जाता है। अगर हमारी तरफ से कैश जा रहा है तो वो टू बैंक हो जाएगा, अगर बैंक से करें तो टू बैंक, कैश से करेंगे तो टू कैश। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, 1,10,000 आ जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगी कंपनी, जो उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट को पे किया है उसको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेंगे, अपने रिक्वायर्ड अमाउंट को एडजस्ट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के मतलब कि बेस्ड पे, मतलब ये मान सकते हो कि जो अमाउंट था जो कि एक्स्ट्रा पे किया गया था उसको कंपनी को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन शेयर ऑफ इशू अकाउंट। अब यहाँ पे देखो 10,000 रुपये जो हमने प्रीमियम का पे किया है वो हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपेंसेस जो हमने 3,000 का पेमेंट किया था वो लिख देंगे हम क्रेडिट में, क्योंकि ये सारे अमाउंट हमारे पास से चले जा चुके हैं। और इन दोनों का टोटल कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम से ही हम इनको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमने अपने अमाउंट को बचा के रखा था, सेव करके रखा था। अब उन्हीं अमाउंट को हम यूज़ करेंगे अपने प्रीमियम पे, अपने एक्सपेंसेस पे। तो इस वजह से इस एंट्री को कंप्लीट किया। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम से अमाउंट को निकालने के बाद में या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अमाउंट जो है 20,000, ये 1,00,000 में से 80,000 को माइनस करने पे आया। अब ये 1,00,000 किस तरीके से आया, यहाँ पे देखो बिग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का बताया गया था कि कंपनी ने अपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि उनके पास में जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये बैलेंस शो कर रहा है 20,000 का, और जिनका प्रॉफिट एंड लॉस है वो उनका बैलेंस शो कर रहा है 32,000। यहाँ पे बैलेंस भी शो कर रहा है और साथ में हमने शेयर को इशू किया था तो वहाँ से भी हमारे पास में अमाउंट आ चुका था। तो दोनों को माइनस कर दोगे सिंपली यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन ही था हमारे पास में। तो हमने चारों क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसके साथ में देखो यहाँ पे समरी स्टार्ट हो गया, मतलब कि पूरा जो एक्सरसाइज था, पूरा जो लेसन था चैप्टर नंबर 2 ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ में सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 3 आ चुका है। इट मीन्स पूरा लेसन हमने कंप्लीट कर लिया। हर एक लेसन में 4, 5, 6 इस तरीके से क्वेश्चन गिवन किया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको सारे सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो हमने इस लेसन के सारे कंप्लीट कर लिए। तो आप फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही क्लासेस के बीच में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन तो कर ही दिया, डाउट तो नहीं होना चाहिए, एक बार आप रिपीट करके देख लेना। बट फिर भी किसी भी अमाउंट को लेके कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर से कर लेना। तो क्लासेस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आप सारी क्लासेस को देख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे। तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ को यहाँ पे पेमेंट नहीं करना, आपको जस्ट आना है और वीडियो देखना है और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। तो आई होप क्लासेस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रहा होगा। फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके फीडबैक के बेस पे ही मैं आगे की क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर से प्रोवाइड करना है, क्योंकि फीडबैक के साथ में ही एक तो मोटिवेशन भी हो जाता है कि आगे की क्लासेस को जल्दी से प्रोवाइड करने का। साथ ही ये भी मिल जाता है कि अगर मान लो कोई भी सजेशन आ जाता है आपकी तरफ से तो उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देख के उसको ध्यान में रख के जो वीडियो की क्वालिटी है, जो क्लासेस की क्वालिटी है, उसको मैं थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती हूँ। तो आपके पास में कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप ज़रूर से शेयर करना। क्लासेस को लाइक ज़रूर से कर देना। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही, क्योंकि हमारा पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।